बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन अस्सलाम रमज़ान में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मेरे साथ मैं मुज़म्मिल अली ख़ान और आज का दिन किसी ईद से कम नहीं है। एक मरतबा फिर अगर हम बात करें इस बारे में तो क्योंकि आज वो दिन है कि जब आलम इस्लाम ऑब्जर्व कर रहा है फ़तह मक्का जी। और ये वो एक ऐसा इवेंट था कि जो एक ट्रीटी की वायलेशन के बाद ट्रांसपायर किया। और मेरी जो यंगर जनरेशन इस वक्त मौजूद है और जो देख रही है, ये आप सबको पढ़ना चाहिए कि वादा निभाते कैसे हमारे पाक नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अदद मुआहदा साइन किया था, जिस मुआहदे को तोड़ने के बाद दुश्मन ने यह सोचा था कि बहुत कमज़ोर पड़ गया है आलम इस्लाम और पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत, लेकिन फ़तह मक्का में आलम इस्लाम ने और पूरी दुनिया ने देखा कि ताकत उसके साथ होती है जिसके साथ अल्लाह होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया था उसको तोड़ा गया था, जो कि 10 साल का पीस ट्रीटी था और सिर्फ 2 साल ही चल पाया था। और उसके बाद मजबूर हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कि वो मदीना से मक्का की तरफ जाएं। और फिर दुनिया ने देखा कि जब आप ताकतवर होते हैं तो असल ताकत का मतलब क्या है। उस दिन आम माफ़ी का ऐलान किया गया और ये बताया गया कि ताकत का मतलब ये नहीं होता कि आप कमज़ोर को देख कर उस पर गालिब आने की कोशिश करें, बल्कि ताकत का मतलब ये होता है, असल ताकत का मतलब ये होता है कि आप ये इस चीज़ की क़ुव्वत रखते हैं कि सामने वाले से बदला ले सकें जो मज़ालिम आप पर ढाए गए, लेकिन फिर भी अल्लाह की खुशनुदी के लिए आप चूज़ करते हैं कि आप माफ़ करें, आम माफ़ी का ऐलान कर दें। तो आज का दिन इस लिहाज से बहुत अहम है। 20वां रोज़ा भी है, आखिरी दिन है दूसरे अशरे का। और इस दिन की मुनासबत से हम ये भी बता सकते हैं कि आज जो है जितने भी लोग जो बैठना चाहते हैं एतिकाफ़ के अंदर वो भी जाकर बैठेंगे, डेफिनेटली वो भी बहुत सी दुआएं करेंगे। और आज के दिन आप तमाम लोग इस दिन को भी याद कीजिए, इस दिन की फजीलत को भी याद कीजिए और दुआओं में भी याद रखिए। और इस चीज़ को ख़ास तौर पर याद रखिए कि इस दीन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं हमारे उन तमाम मोमिनीन की जानिब से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की जानिब से, ताकि ये दीन हम तक पहुँचे और हमें ये बताए कि हमें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, हमें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए। और इसके साथ एक और छोटा सा मैसेज जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि हम आपको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखते हैं, लेकिन आपने भी, जितने भी आपके रिश्तेदार भाई बहन बैठे हुए एतिकाफ़ में, हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। प्लीज़ वो चिट लिख के, मुझे याद है मेरी बहनें बैठी थी तो हम चिट लिख कर उनसे बात किया करते थे। कोशिश कीजिएगा आयशा और मुज़म्मिल का नाम लिख करना और उनकी टीम का नाम लिखकर आप उन तमाम लोगों को दें जो इस वक्त एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी ज़रा असर हाजिर की गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनसे आपकी और हमारी ज़िंदगी मुतासिर हो रही होती है। कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बहुत ही अहम खिताब किया कौम के साथ और उन्होंने खबरदार किया कि मिडिल ईस्ट में, जैसे हम सब जानते हैं, एक जंग चल रही है और इसकी वजह से आइंदा दिनों में तेल की कीमतें मज़ीद भी बढ़ सकती हैं। ये उन्होंने कल अपने खिताब में कहा है और ये भी बताया कि हुकूमत की कोशिश पूरी है कि मईशत को मुस्तहकम रखा जाए और उसके लिए ऐसे मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किफ़ायत शुआरी का है कि उससे जो बहुत ज़्यादा हमारे अखराजात बढ़े हुए हैं उनको कम किया जाए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचे। अब उसके लिए क्या क्या किया जाएगा? अच्छा, हम लोगों ने डॉक्टर साहब से बात की थी अपनी एक पिछली एपिसोड के अंदर और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया था, जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हैं, उन्होंने कहा था कि प्राइस बढ़ाना तो एक मेजर है, दूसरे मेजर्स भी कई ऐसे सारे हैं कि जिनको अगर हम लोग प्रॉपर्ली प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो बिल्कुल। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमसे बात की थी और उन्होंने बड़े अच्छे स्टेप्स बताए थे। अब उन्हीं स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से ये वाला एक्शन प्लान लाया जा रहा है कि जिसके अंदर अगर हम लोग अपनी ट्रांसपोर्टेशन को लिमिट कर दें, अगर हम लोग ठीक तरीके से अपनी पावर को यूज़ करें और अगर हम रात के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, तो ये तमाम चीज़ें एंड में जाके हमारे ऑयल पे और हमारे फ्यूल पे और फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग पे इम्पैक्ट डालेंगी, जिसके थ्रू हम लोग अपने ऑयल को बेहतर विजडम के साथ ज़्यादा लंबी देर तक यूज़ कर सकते हैं। टीम है ना इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की और हुकूमत की, उनकी तरफ से जो फैसले किए गए हैं वो थोड़ा सा बता देते हैं। जितने भी वफाकी वज़रा हैं, मुशीरान हैं, वो अपनी 2 महीने की सैलरी जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। देन वो कोशिश करेंगे कि कम से कम सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए। प्रोटोकॉल्स में कमी आ गई है। 60% गाड़ियां जो है ना उनको बिल्कुल एक तरफ रख दिया जाएगा कि वो इस्तेमाल नहीं होगी एंड 20% तक कटौती होगी तमाम असेंबली मेंबरान की तनख्वाहों के अंदर भी। और ऐसे ही कुछ इकदाम हमें पंजाब में हेलीकॉप्टर यूजेज के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन ये बताया गया कि यूज इट विद विजडम। आपने
छोटे ट्रैवल्स के लिए या जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उनके अंदर भी? जी मेरा एक सवाल ये है कि बहुत अच्छे इक़दाम ऐसे होने चाहिए, एक अच्छी जो है ना प्रेसिडेंट सेट होनी चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, बट इससे फ़ायदा क्या होगा? इज़ इट जस्ट सिंबॉलिक या फिर इससे आवाम की ज़िंदगी के अंदर भी कोई फ़ायदा होगा? ये जो कोशिश की जा रही है किफ़ायत शुआरी की इस मुहिम के तहत, ये जान लेते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वसी पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने, सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वो क्या सोच रहे हैं इस किफ़ायत शुआरी पॉलिसी के बारे में एंड ओवरऑल उनके थॉट्स क्या हैं जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। हसन साहब थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। हसन साहब बताइएगा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि ये जो किफ़ायत शुआरी की मुहिम अब शुरू की जा रही है या शुरू कर दी गई है, प्राइम मिनिस्टर ने इसका ऐलान किया है कल, हम इसको क्या समझे? इज़ इट जस्ट सिंबॉलिक या फिर कोई फ़ायदा भी होगा वाकई हमारी मईशत को इससे? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अहम इशू है हमारा और उस पे आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारा जो जुग्राफियाई सूरत हाल है वो इस तरह की है कि हम तो हर वक्त हालत जंग में हैं। हमारे मुल्क के अंदर तो जो वॉर ऑन टेरर है वो 24 घंटे हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे अफसरान शहीद हो रहे हैं। तो हम तो 24 घंटे जंग में हैं। बेगुनाह निहत्ते लोगों को मस्जिदों के अंदर, इमाम बारगाहों के अंदर जो धमाके हो रहे हैं वो जंग ही है। तो हमें इस जंग की तैयारी जो है वो रूटीन में करनी चाहिए और हमेशा हमें ये जो बचत के रास्ते हैं उनको निकालना चाहिए। गैर जरूरी जो हमारे अखराजात हैं उनको कम करने की जरूरत है। बड़ा खुश आइंद है कि वुज़रा ने और मेंबरान असेंबली ने अपनी तनख्वाहों में भी कटौती करवाई। अपनी पेट्रोल की जो उनका तसर्रुफ था उसमें भी उन्होंने 100% कहा कि कोई कैबिनेट मेंबर जो है वो पेट्रोल या उस मद में कोई चीज नहीं लेगा। इंतहाई अच्छी बात है, इसी तरह होना चाहिए। और इसके साथ साथ कहा गया कि जी 50% तक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी मेहरबानी फरमाएंगे और वो करेंगे। ये समझ से बाला मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये वो स्टेप्स हैं कि जो पहले भी ले लेने चाहिए थे और ज़रूरी नहीं है कि जंगी हालात में ये स्टेप्स लिए जाएं, बल्कि ऐसा भी है कि ये स्टेप्स अदरवाइज भी आउटसाइड ऑफ सच सर्कमस्टांसेस भी ये स्टेप्स प्रैक्टिस करने चाहिए। मुझे लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ और मैं इसके साथ ये भी कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका देंगे तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इस मुल्क के असल मालिक हैं, ये ब्यूरोक्रेसी जिसको 50% जिसकी कमाल मेहरबानी है, क्या उन्होंने इस पाकिस्तान को अकेले बनाया था? उनको 50% किस चीज के लिए उनको 50% दिया जा रहा है? क्या कितने परसेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जिनके एहसासे बड़े नहीं है? क्यों उनको 50% तक दिया जा रहा है? क्या वो 100% नहीं छोड़ सकते? अरबों खरबों की जायदादों और कोठियों में वो रहते हैं, दफातर में उनके वो हो ना हो एसी चलते हैं, उनकी गाड़ियां, उनके साथ उनके स्क्वाड चल रहे होते हैं, कि वो 50% किस लिए? 100% उन्हें भी करना चाहिए। ये तो आम आदमी का, मेरी जेब पे डाका है, आपकी जेब पे डाका है, एक बेचारा सड़क पे साइकिल चलाने वाले की जेब पे डाका है। हम टैक्स देते हैं एक माचिस की डिबिया खरीदने पे भी, और वो टैक्स जो है वो किसी की गाड़ियों में ईंधन बने, किसी बड़े की औलादों को खुश करने के लिए उनकी गाड़ियों में ईंधन बने, क्यों बने? मैं समझता हूं कि ये उसी तबके पर ये पाबंदियां भी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी मर रहा है। खुद कहते हैं जी हमने बड़ा भारी दिल के साथ, दिल पे पत्थर रख के हमने ये फैसला किया है कि हमने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की है। भाई, हम अपने पेट पे पत्थर बांध के आपके ये अयाशियां पूरी करते हैं। हम अपने बच्चों के मुंह से दिवाले छीन के आपके लिए सारा कुछ करते हैं। आज आपके लिए जंगी हालात है ना, जब सायरन बज रहे हैं और आपको तकलीफ हो रही है, हमारे लिए तो ये जंग के साए हमेशा हमारे सरों पे मंडलाते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिनकी गंदम का बेड़ा गर्क कर दिया है आपने, उनको आप 400 रुपए लीटर डीजल तक ले जाने की सोच रखते हैं और कहते हैं जी कि हम बचत कर रहे हैं?
मेरे आज भी काश्तकार आलू के जो है अच्छा, वो बेचारे सड़क पे आ गए। मुझे आपके ये जो ख्यालात हैं, अब मेरा काम मुझे थोड़ा यहाँ से है कि गुस्से में लग रहे हैं जर्नलिज्म हसन साहब। कंटिन्यू मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने बड़ी अच्छी नहीं, बात मैं की गुस्से सर में नहीं हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में। हसन साहब ये सवाल मेरा ले लीजिएगा, आपने बात की कि मेरी एक उनको सेकंड, अरे मैं गुस्से में नहीं हूँ। ठीक है। आपने मेरे से सवाल किया, मेरी एक सेकंड, आपने मेरे से सवाल किया कि ये सिंबॉलिक है या क्या है, जी तो मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि ये सिंबॉलिक ही है। नहीं, आई एम ये अग्रीइंग विद यू। symbolic कार्ल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ याद आ रहा है मुझे आपकी। आई एम अग्रीइंग विद यू हसन साहब। मेरा पॉइंट ये है कि आप जिस ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये भी तो एक हकीकत है ना हमारे मुल्क के अंदर के ब्यूरोक्रेसी पर जब भी कोई सख्ती करने की कोशिश की गई, एक तरह से मुल्क जो है ना हॉल्ट की तरफ चला जाता है, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो आजकल के हालात के अंदर आपको लगता है कि ये पॉसिबल होता कि अगर ब्यूरोक्रेसी की मर्जी के बगैर ये फैसला किया जाए कि जनाब उनसे मुकम्मल 100% ही कटौती कर दी जाए उनके जितने भी प्रोटोकॉल्स उनको दिए जाते हैं, आपको लगता है वो इसी तरह से काम कर रहे होते? नहीं, तो देखिए, ये रियासत जो है, ये क्या है रियासत? ये चंद लोग, ये मुट्ठी भर लोग, ये रियासत है। अगर उनकी ब्लैकमेलिंग है और वो ब्लैकमेल करके 25 करोड़ लोगों को वो रौंद के रख दे, तो फिर ठीक है, फिर उनका मुल्क है ना, फिर हमारे पे किस चीज की पाबंदियां हैं? फिर वो चलाए, वो करें, सारा कुछ करें, टैक्स भी दें, सारा कुछ करें, हमारे से जो थोड़ी बहुत रोटी है हसन मुर्तजा साहब, और हमारे आपकी इन थॉट्स में मुझे कार्ल मार्क्स का ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा उमड़ के आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपके पास इसका हल क्या होता? अगर यही सिचुएशन होती, आप होते, आपके पास इसका सोल्यूशन क्या होता? मैं 100% बंद करता जी सबका तेल। ये बात, मैं 100% सबकी एयर कंडीशन बंद करता। मैं सारों के बच्चों को साइकिलों पे स्कूल भेजता। मैं सारों के बच्चों को कहता कि जाओ टाटों वाले स्कूल में पढ़ो। ये कौन सा तरीका है जी कि हुकूमत मेरे से पूछे कि तुम क्या करते? जब मुझे दे तो फिर मैं अपना सारा कुछ आप ये सब कुछ आप जो करते हैं, आप दिल पे पत्थर बांधे बगैर करते हैं? मेरे अगर मैंने ही हल बताने हैं तो फिर मुर्तजा साहब, ये दिल पे पत्थर बांधे बगैर करते हैं ये सब कुछ? नहीं, हम आपकी थॉट सिर्फ जानना चाह रहे हैं ना हसन साहब। तो मेरे तबके से हो यार, आप भी अगर यही कुछ करना है आपने भी, तो मैं भी कसीदे पढ़ता हूँ, आप भी पढ़े। नहीं, कसीदे पढ़ने की तो बात ही नहीं है ना। हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई गुफ्तगू या कॉन्वर्सेशन को ऐसा इनिशिएट किया जाए जिससे आम आवाम की जिंदगी के अंदर कुछ बेहतरी आ सके, और उसके अंदर हम समझते हैं कि आप जैसी सेन वॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकती हैं। मैं एग्री करता हूं सर की बात से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हसन साहब, अब आपको क्या लगता है, जैसे खाकान नजीब साहब की बात कर रहे थे, मुजम्मिल कल वो हमारे शो में मौजूद थे, माहिर मईशत है, उन्होंने कहा कि और भी मुतबादिल इंतजामात हो सकते थे अगर आपने सिर्फ प्राइसेस नहीं बढ़ानी है पेट्रोल की, क्योंकि प्राइसेस बढ़ाने से वही हाल हुआ है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो याज। गरीब ने भी उतना ही पे करना है, जो एक लैंड क्रूजर में जा रहा है उसने भी उतना ही पे करना है। आपको क्या लगता है और क्या ऐसे इकदाम किए जा सकते थे कि गुरबा जो है उनके ऊपर कम से कम बोझ आता इस सारी इकदामात का? देखिए, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो जब भी मुल्क के अंदर ऐसे हालात हो, बाकी मुल्क भी आप देख लें, ईरान आपके पास सरवाइव कर नहीं रहा, उस पे हर किस्म की पाबंदियां हैं, मुआशी पाबंदियां हैं, दीगर उस पे 1000 किस्म की पाबंदियां हैं, लेकिन वो सरवाइव कर रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान में कौन से वसाइल की कमी है? हमारी ऑयल नहीं है ना, ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारी मईशत ही सारी इंपोर्ट के ऊपर बेस करती है। ईरान के पास एटलीस्ट ऑयल तो है। अगर तो सारी चीजें ऑयल पे ही हैं, तो फिर ईरान का तो तेल खरीदने के लिए भी कोई नहीं तैयार। ईरान से कितने मुल्क, उस पर पाबंदी नहीं है कि वो अपना तेल नहीं बेच सकता, फिर भी तो वो कर रहे हैं। वहां पे रोटी भी सस्ती है, वहां पे बिजली भी सस्ती है, वहां पे सारी चीजें सस्ती हैं। आप जाएं वहाँ पे इलाज करवाएं, देखें उनका डॉक्टर कितने में बनता है, हमारा डॉक्टर कितने में बनता है, वहाँ पे रोटी की क्या प्राइस है। ये बात सर की बात मुझे ठीक है आयशा लग रही है कि आप जाके उनका डॉक्टर देखें कितने में बनता है, हमारा डॉक्टर देखें कितने में बनता है, और इस तरह के इश्यूज के जिनको पाबंदियों के बावजूद टैकल किया जा सकता है, 50 साल सैंक्शंस में गुजारने के बाद भी जाके 7 मुल्कों से जंग लड़ने की कैपेबिलिटी रखता है, और इस तरह
सामने आया है कि दुनिया ने देखा है। सर आपको क्या कैपेबिलिटी तो वैसे हम भी रखते हैं जंग में। कैपेबिलिटी तो सर हम भी रखते हैं, लेकिन हमारी जंग जो है ना वो लॉन्च होते हुए मिसाइल लोग बैठ के देख रहे होते हैं नीचे के, वाह जी वाह क्या बात है। अच्छा सर इस तरफ आते हैं ना ज़रा कि जो प्रैग्मेटिक स्टेप्स हम लोगों ने लेने अपने आप को तैयार करने के लिए, आपको क्या लगता है कि ये लिए जा रहे हैं या अभी भी नहीं लिए जा रहे? नहीं लिए जा रहे हैं ना जी, मैं तो यही कह रहा हूँ ये कॉस्मेटिक है सारा कुछ जो हो रहा है, ये सिंबॉलिक है सारा कुछ, इनसे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता। देखिए अभी ईरान की बात हम कर रहे थे ना, तो जब बाकी हम जो गाड़ियों के चक्कर में थे, हम जो इधर उधर के चक्करों में थे, तो वो अपने मिसाइल बनाते रहे, गाड़ियों के चक्कर में थे। उन्हें पता था कि हमारे लिए एक दिन बुरा आना है, हमने उस एक दिन के लिए तैयारी करनी है। हम जब देखते हैं कि हमारा अफगानिस्तान भी दुश्मन है, हिंदुस्तान भी दुश्मन है, हमारे दीगर ममालिक के साथ भी जो ताल्लुकात हैं वो कोई इतने आइडियल नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी कोई नहीं होती। हमारी क्या तैयारी है? देखिए अगर आज एक फौज कोई माइनस कर दें, मुझे एक इदारा बता दें जो इस काबिल है कि वो किसी भी मुसीबत के टाइम में या किसी भी आफत के टाइम में वो खड़ा हो। यहाँ पे जंग हो फौज, सैलाब आ जाए फौज, आपका जलजला आ जाए फौज, उस क्या एक फौज की जिम्मेदारी है कि वो हर मुसीबत अपने गले में डाल ले और फिर शहादतें भी ले, बच्चे भी कुर्बान करवाए और गाली भी खाए? क्यों हम ये चीज आज तक सोचने में नाकाम रहे हैं कि बाकी पूरी कौम को जब कौम बनाएंगे तो वो तब हम इन चीजों से बाहर रहेंगे, और सिर्फ हुकूमत या कोई फर्दे वाहिद ये चीजें तो नहीं कर सकता। बहैसियत कौम हमें करनी होगी, और कौम हम बन नहीं पाते। हम कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बलोच है, भी तो नजर नहीं आते ना हसन साहब। हर जमात जो है वो कहती है हमारी टीम सबसे बेस्ट है, मईशत के अंदर आकर IMF को ख़त्म करेंगे और सबसे बेहतरीन अपनी मईशत बनाएंगे। कोई शेर बनाना चाहता है खित्ते का, कोई कुछ और बनाना चाहता है हमारी मईशत को, लेकिन बन नहीं पाते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है हम कहते हैं प्रैग्मेटिक रहें। थोड़ी देर पहले हमारे वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कहते हैं जनाब जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं करेगा। मतलब सवाल करने के ऊपर भी अब पाबंदी लगा दी गई है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ये प्रैग्मेटिज्म जो है ये हमें कहीं ना हमारी अल्टीमेट हार की तरफ ना ले जाए। तो देखिए ना, आज आपको ये एहसास हो रहा है ना कि सवाल करने पे पाबंदी है। 2008 से 13 तक जिस टीवी स्क्रीन पे बैठते थे, देखते थे, एक भूचाल मचा होता था पीपल्स पार्टी के लिए। एक दिन भी कोई पाबंदी नहीं लगी थी। किसी जगह पे भी किसी को नहीं कहा गया था कि सवाल करना आपका हक नहीं है, लेकिन उस वक्त कोई हमें पसंद ही नहीं करता था। आज जब ये चीजें होती हैं, आज सारे कहते हैं कि यार ये सवाल पे पाबंदी हो गई है, लेकिन उसमें कोई भी बात तो नहीं करता कि क्यों पाबंदी हुई है। हमारे टाइम में तो ये सारी तनकीदें भी होती थी। पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लोज है आजकल वैसे नून लीग के, गवर्नमेंट में भी मौजूद है, इत्तेहादी जमात है, तो कोई हम तो सबसे ज्यादा आपके क्लोज थे। मुद्दा लेके जाए ना, सबसे ज्यादा मुझे ना इनकी टोन में सुनाई दे रहा है एथे फर्स्ट मोर में आपको अपना हरावल दस्ता समझते थे, आपको अपनी आंख समझते थे, आपको अपना कान समझते थे, लेकिन आपने हमें आज उधर खड़ा कर दिया कि हम उनके साथ हैं। आज जो मुल्क के हालात हैं, हम उन हालात की वजह से उनके साथ खड़े हैं। सर देखें ना कि आप उस स्ट्रक्चर का पिलर हैं। हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इत्तेहादी जमात नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। गवर्नर भी तो है ना, लाहौर में पंजाब का देख लें, KP का देख लें, पीपल्स पार्टी के ही हैं। हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम उनके इत्तेहादी जरूर हैं। मुल्क के अंदर जो हालात हैं, पीपल्स पार्टी अगर उन्हें छोड़ दे तो आज ये एक नया डेडलॉक खड़ा हो जाएगा। सारी फॉरेन पॉलिसी, सारा फॉरेन जो है पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से पार्टी के। अच्छा सर, थैंक यू। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हसन साहब, आई विश हमारे पास और टाइम होता। एक सेकंड मुझे टाइम दे, एक सेकंड दे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान नहीं है, वो एक आईनी होता है। आपके चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, ठीक है सर। मतलब जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई नहीं आती। आप ये कह रहे हैं कि आप इत्तेहादी हैं लेकिन रिस्पांसिबल नहीं है पीपल्स पार्टी जितने भी हालात। टाइम हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। बड़ी मजेदार डिस्कशन थी और मैं कहूँगा हमारे चैनल पे जो बैठे हुए डिसीजन मेकर से कभी कभार ये स्पाइसी कंटेंट होना चाहिए। मुझे मजा आया आज। तो एनीवे वी आर अबाउट टू गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक और वापस आते हैं तो होती है दोबारा से मुलाकात। साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। खित्ते की सूरत हाल पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम सब बतौर कौम भी इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हम पर भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप जो है उनका एक स्टेटमेंट आया है, उसके बाद वज़ीर दिफ़ा अमेरिका के जो हैं उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी भी कुछ बातें सामने आई हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि ये जंग जो है अपने अख्तामी मरहले के करीब है, लेकिन ये इस हफ्ते ख़त्म नहीं होगी। अटैक्स जो हैं वो अमेरिका की तरफ से इस वक्त भी जारी हैं और ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि भाई अब अमेरिका फैसला नहीं करेगा कि जंग कब ख़त्म होगी, अब ये फैसला करेगा ईरान। और जहाँ तक बात है टॉक्स की, जहाँ तक बात है मुज़ाकरात की, तो फ़िलहाल टेबल पर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये ईरान की तरफ से अभी तक बात सामने आई है। अच्छा, इसकी एक और अपडेट जो हमारे पास है वो ये है कि ग्लोबली इट्स नॉट बीइंग डिस्कस्ड हाउ क्लोज वी आर टू अ न्यूक्लियर फॉल आउट, बट कल हम लोगों की डिस्कशन हुई थी इसी बात के ऊपर और न्यूक्लियर फॉल आउट बहुत करीब है और वो होगा ईगो की वजह से, अमेरिका और इजराइल की ईगो की वजह से होगा। इफ दिस वॉर इज प्रोलॉन्ग्ड एंड ईरान according to American experts has an inexhaustible amount of missiles and drones and the way that they're fighting this war. तो अब जो अमरीकी सदर का बयान है वो सदर का बयान हमें क्या चीज़ दिखा रहा है, आगे आने वाला फ्यूचर क्या होल्ड करता है और किस तरह से हम लोगों ने इस कॉन्फ्लिक्ट को व्यू करना है कि ताकि हम मेंटली बेटर प्रिपेयर्ड हों और इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएं। एक चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है कि उसको हम अंडरस्टैंड भी कर लें, अपने जहनों में बिठा लें, क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची उन्होंने कहा कि जनाब अब हम फैसला करेंगे कि कब ये जंग ख़त्म होगी। एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं कि अगर इसी तरह से अटैक्स जारी रहे तो फिर 1 लीटर पेट्रोल भी या ऑयल जो है ना वो नहीं गुजर पाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो हम देख ही रहे हैं कि खित्ते के ऊपर स्पेशली हमारी ज़िंदगियों के ऊपर क्या क्या पड़ रहे हैं। अब ये कहाँ पर जाकर मामला रुकता है और इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया की तरफ देखें तो वो ये बात कर रहा है कि ट्रंप की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग है, कंफ्यूजिंग है। ऐसा लग रहा है कि वो उनको समझ नहीं आ रही कि अब एग्जिट कैसे करना है इस जंग से। हमारे साथ जौहर सलीम साहब मौजूद हैं, एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट हैं, बहुत अच्छी तरह से इन मामलात को समझते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे समझें और ये जानने की कोशिश करें कि हमें मेंटली किस तरह से प्रिपेयर होना है इस वॉर के लिए। जौहर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्या देख रहे हैं, सेकेंड वीक के अंदर दाखिल हो चुकी है ये जंग और दोनों तरफ से कोई भी बैकआउट करने के लिए तैयार नहीं है। ऑल दो हमें लग रहा है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से 2-3 स्टेटमेंट्स ऐसी आ चुकी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जल्दी ख़त्म कर देंगे, जल्दी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है आपको ईरान के स्टेटमेंट्स, ईरान के हाई ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट देखने के बाद ये जंग? जी, आपने सही कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़े से कॉन्ट्रडिक्टरी भी रहे हैं, लेकिन उसमें क्योंकि उसमें ये होता है कि आपने एक एग्जिट स्ट्रेटजी भी साथ साथ बनानी होती है। इससे पहले भी जो है फिर अहदाफ के बारे में भी आपने देखा, शुरू में उन्होंने कहा कि हमारा हदफ रजीम चेंज है, बाद में फिर अमेरिका में जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के और बाकी स्टेटमेंट्स आए उसमें कहा गया कि नहीं, हमारा हदफ ये है कि हमने उनकी नेवी डिस्ट्रॉय करनी है, एयरफोर्स डिस्ट्रॉय करनी है, उनकी मिसाइल साइट्स डिस्ट्रॉय करनी है और न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय करनी है। तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के कोई इस तरह के बयान भी आए कि हम तो अपने अहदाफ से आगे इस वक्त जा रहे हैं, हम मतलब ये कि हम अहेड ऑफ स्केड्यूल हैं, जो हमने अहदाफ रखे थे उससे ज्यादा तेजी से हम अचीव कर रहे हैं। फिर ईरान की तरफ से भी जो आपने बिल्कुल वो भी उनकी स्टेटमेंट दी है कि जंग हम खत्म करेंगे। तो देखिए, एक तो दोनों साइड से पोस्चरिंग भी होती है, तो इसलिए वो होते हैं ना, आपको उनके कुछ बयान दोनों साइड्स के, यू हैव टू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट जिसको कहते हैं। तो उनको आपको देखना पड़ता है कि उसमें किस हद तक हकीकत है और किस हद तक पोस्चरिंग है। तो ये दोनों साइड, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी एक हिस्सा होता है। अब जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो क्या है, देखिए, रजीम चेंज तो नजर नहीं आ रहा। मैंने तो खैर शुरू में ही कहा था कि रजीम चेंज जो है एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो शायद उस तरह से नहीं है। वो उनकी कोशिश है कि अगर हो जाता किसी तरह से कोई ऐसा बीच में जो है ना उनके नजदीक जो कोई उनके लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल होता, किसी ऐसे शख्स को हुकूमत मिल जाती जो किसी रजीम का हिस्सा होता, तो रजीम चेंज तो वो भी ना होता उस तरह से, तो उसको वो डिक्लेयर कर देते कि जी हाँ ठीक है, रजीम चेंज हो गया या हमारा हदफ पूरा हो गया। तो वो तो हो नहीं सका। अब जो है, अब बाकी आगे चीज इस बात पे कि आप कितना ज्यादा उनकी जो कैपेसिटी है, ईरान की कैपेबिलिटी है, उसको कितना ये डिग्रेड कर सकते हैं। मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है, जो कि ये कर रहे हैं मुसलसल, देखें हजारों के हिसाब से स्ट्राइक्स कर रहे हैं। ईरान के पास जो है, अब उनकी तरफ से रिटेलिएशन क्या है, उनके पास क्योंकि उस तरह की नेवी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है रेगुलर, जिस तरह की जो है नॉर्मल इतने बड़े मुल्कों के पास होती है या जो उनको डिफेंड कर सकती है, ना ही कोई डिफेंस सिस्टम है, तो उनका पूरा इन्हिसार है प्रोजेक्टाइल्स के ऊपर।
यानी मिसाइल्स के ऊपर और ड्रोन्स के ऊपर प्राइमरीली, और वो उन्होंने काफी कामयाबी से इस्तेमाल भी किया है। अब उसमें यह है कि उन्होंने जो है, क्योंकि एक तो पिछली जो जून वाली जंग थी उसके मुकाबले में अब ईरान के की जो है इस वक्त जो टारगेट प्रिसिशन है वो पहले से काफी बेहतर हुई है। उसमें बहुत से ऑब्जर्वर्स भी कह रहे हैं अटैक किया है ना अमेरिका ने ईरान के ऊपर, मैं तब से बार बार ये समझना चाह रही हूँ, हमारे जितने भी एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स आते हैं डेफिनेटली उनके भी मुख्तलिफ ख्यालात हैं इसके बारे में, लेकिन आपका मैं इस बारे में ज़रा नुक्ता नज़र जानना चाहूँगी। ऑब्जेक्टिव क्या है अमेरिका के ईरान पर अटैक करने के लिए? क्यों अटैक किया गया ईरान के ऊपर? सीरियसली फिर वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमें लगती है ना, नजर आती हैं, जो लगता है कि वाकई में सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं थी। एप्स्टीन आइलैंड की बात कर ले, एप्स्टीन फाइल्स की बात कर ले, क्या हम ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर अगर डिप्लोमेटिक हलकों में इस तरह की कोई बात हो रही हो तो हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि सिर्फ वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए ये अटैक किया गया है? क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है 85 to 90% लोग जो हैं उनकी गूगल सर्चेस के अंदर अब एप्स्टीन फाइल्स को सर्च करना कम हो गया है, वो ईरान वॉर को सर्च कर रहे हैं अमेरिका में। जी देखिए, वो इसका एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन जो असल ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि देखें जब पिछली बार जून में भी अटैक हुआ उस वक्त ये इजरायलीज बहुत पुराने लगे, और ये बड़ा ऑब्जेक्टिव चीज है, इसमें कोई कंस्पिरेसी थ्योरी से हट के इजराइल तो बहुत सालों से कोशिश कर रहा है, 15 साल से एटलीस्ट, कि ईरान पे स्ट्राइक्स हों और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डैमेज किया जाए। इससे पहले उन्होंने बहुत से अमेरिकी सदूर से कोशिश की उनको परसुएड करने की, मनवाने की, लेकिन वो नहीं मनवा सके। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला था तो मैंने उस वक्त कहा था कि उनकी जो रेपो है इजरायलीज के साथ और खुसूसन नेतन्याहू के साथ वो इतनी ज्यादा है कि आप देखेंगे कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी उसमें इजराइल का किरदार ज्यादा नुमाया होगा, और वही हुआ। अब एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार ये जंग हो रही है इजराइल के वहां पे, इजराइल ने परसुएड किया अमेरिका को। अब जहां तक बात है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स देखें इजराइल के और अमेरिका के, उसमें कुछ हैं जिसमें कदरे मुश्तरक है। वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो ये है कि उन्होंने इंश्योर करना है कि ईरान जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी ना ले सके, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है कि ईरान को कट टू साइज करना है स्ट्रेटेजिकली, यानी कि इस खित्ते में वो अपना रोल इतना प्ले ना कर सके जो वो समझते हैं पहले ईरान करता रहा है, हिजबुल्लाह के थ्रू, हमास के थ्रू, हुतीस के थ्रू, इराक में उनके ग्रुप्स हैं, एक टाइम पे तो सीरिया में भी उनकी हिमायत याफ्ता हुकूमत थी। अब उन्होंने उन ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज्यादा I would like to barge in right at this time, and that is because अगर हम पावर डायनामिक्स को देखें एक तरफ, तो वाकई ही ईरान एक वो प्लेयर उठ के आ रहे हैं इस खित्ते का कि जो डिसीजंस लेने में और डिसीजंस अप्लाई करने में सिर्फ और सिर्फ अपनी सॉवरेंटी का ख्याल रखता है, और ये बात इजराइल कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। एट द सेम टाइम हमारे पास सऊदी ऑयल इंडस्ट्री के बहुत बड़े रिजर्वेशंस ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को लेकर भी मौजूद हैं। तो क्या ये फ्यूचर प्रोटेक्शन प्लान सॉर्ट ऑफ है इजराइल की तरफ से अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का रीजन में? एंड इफ सो, तो ईरान ने तो बता दिया ना कि यार 50 साल से सैंक्शंस लगी हुई हैं और आपका आयरन डोम और आपके थर्ड रेडार्स किसी काम के नहीं है, 20,000 के ड्रोन से उड़ा देंगे हम। देखिए दोनों साइड पे जो है ना ऑब्जेक्टिव्स, एक तो खैर इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स तो जाहिर है, वो जो ग्रेटर इजराइल की बात चल रही है, ग्रेटर इजराइल वो बना पाते हैं या नहीं, लेकिन वो अपना इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ाना चाहते हैं। अभी सोमालीलैंड में वो जो कर रहे हैं, बाकी जिस तरह से उन्होंने इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज्यादा डैमेज किया है, सीरिया के एक हिस्से पे कब्जा कर लिया, वो तो साफ जाहिर है ना, वो अपने वेस्ट बैंक पे भी उन्होंने किया है, लेबनान पे भी, तो वो जिस तरह कर रहे हैं तो वो तो जाहिर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं इस खित्ते में। ईरान का वो फिर कम कर रहे हैं जो है ना अमेरिका के साथ मिलके, वो तो है। अब जहां तक देखें सऊदीज की है, वो खलीजी ममालिक सिर्फ ये चाहते हैं कि वो उनकी एक दुनिया में रेपुटेशन है, सेफ हेवन्स हैं, फोकस है सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, और पूरी दुनिया से वहां पे लोग आके रहते हैं। सऊदी तो अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त, यूएई कर चुका है ऑलमोस्ट, जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। उसके लिए पूरी दुनिया से उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, वो जंग की तरफ फोकस्ड ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने रेपुटेशनल लॉस लिया इस बार, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से वहां पे वो मिसाइल्स के अटैक्स और ड्रोन्स के अटैक्स किए हैं, उससे उनकी वो जो एक इमेज था एज अ सेफ हेवन्स फॉर पीपल एंड फॉर कैपिटल, वो थोड़ा मजरूह हुआ है, तो उनके लिए वो एक मुश्किल है। लेकिन वो किसी तरह भी उनकी जो है ना इसमें वो इस जो इजराइल और ईरान के बीच में जो मसला है, और जो अमेरिका और ईरान के बीच में, जो कि क्योंकि देखें ये मसला एक है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता तो फिर जाहिर है इजराइल के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता। इजराइल तो खुद एक न्यूक्लियर पावर है, वो तो डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेकिन उनके पास तो सबको पता है कि 200 से भी शायद ज्यादा उनके पास न्यूक्लियर जो है ना मिसाइल्स वगैरह हैं। तो लेकिन वो किसी तरह नहीं चाहते कि ईरान भी ले ले, क्योंकि उससे फिर वो एक जो है ना, अगर उनको पता है कि अगर वो ले लिया ईरान ने
फिर हम ईरान को जो है ना उस देंगे इस तरह से पाएंगे। damage नहीं कर सकते Global और उनका conflict. Sir, नहीं कर how सकते। close are we to a global conflict? आप 200 न्यूक्स से ज़्यादा न्यूक्स की बात कर रहे हैं इसराइल के पास होना, और जैसा कि हमें पता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से कोई राब्ता नहीं है कि कोई आके ऑडिट कर जाए हमारा। अच्छा, और जौहर साहब, मुजम्मिल पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है ये बार बार जो है ना न्यूक्स की बात कर रहे I होते can हैं। feel it. आई डोंट नो, अल्लाह ना करे इस तरह से हो, लेकिन आपको नजर आ रहा है क्या ऐसा कुछ हो सकता है, खुदा ना खास्ता? नहीं इंशाल्लाह जो है ना ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ इससे नहीं होगा। मैं जो देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि अब जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प का क्योंकि पैमाना बहुत ज्यादा नहीं होता है इस तरह की जंगों के लिए, तो किसी वक्त में मतलब जो है वो शायद ये एक्शन जो है इसराइल को भी, और इसराइल जिस वक्त अमेरिका कहेगा कि ये अब हम खत्म कर रहे हैं तो इसराइल को भी जाहिर है उनके साथ ही करना पड़ेगा, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प इंश्योर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प सारी चीजों की तरफ देखते हैं, वो उनको भी देख रहे हैं कि जी खलीजी ममालिक में जो हो रहा है, क्योंकि देखें ये वो ममालिक हैं जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स सर, अमेरिका उनका को कह देखना चुके हैं कि हम कितना करेंगे। इम्पोर्टेंट है। 165 बच्चे मारने के बाद खुद जो है वो कमेटी बना के बिठा दी है, तो कितना एक इम्पोर्टेंट है उनका देखना इन मामलात को। फिर ये साथ जो है ना देखें ये जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं उनको ज्यादा देखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये पावर पॉलिटिक्स हो रही होती है और जब ये इस किस्म की जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें उस तरह से नहीं होता, रियल पॉलिटिक होती है जो असल प्ले हो रही होती है। अच्छा, इसी तरह अमेरिका को ये भी देखना है कि कितना डैमेज होता है ग्लोबल इकोनॉमी को, ऑयल प्राइसेस, क्योंकि वो उनकी अपनी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है, तो वो भी खास हद से ज्यादा उस पर नहीं कर सकते। फिर ये भी देखना है चाइना और रशिया का रोल क्या है, उनकी रेड लाइंस क्या है, फिर जो है अच्छा, ईरान को फिर वो देखना है कि कितना वो डैमेज अमेरिका ने करके बहुत और कुछ उनको देखना है, तो nuclear मुझे लगता है कि program वो से तमाम कितना लोग जो दूर अमेरिका या सकते हैं। वेस्टर्न पावर्स की तरफ देखते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए कि भाई वहाँ से मोरालिटी की जो बातें की जाती हैं वो कमाल की होती हैं, तो मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया कि सब कुछ एक्सपोज होकर सामने आ गया कि भाई वो कितना कोई ह्यूमन राइट्स के बारे में चाहते हैं, और डेमोक्रेसी तब तक उनके लिए अच्छी है जब तक उनको सूट करे, वरना वो फिर जाकर रजीम चेंज भी कर देंगे, अटैक भी कर सकते हैं। और ट्रम्प तो खुद कह भी चुके हैं वेनेजुएला के बाद कि वो किसी इंटरनेशनल लॉ को मानते नहीं है। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, थैंक यू सर। हमेशा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपना एनालिसिस हमारे सामने रखा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जनाब, एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास और भी सेगमेंट्स हैं, उन पर बात करेंगे। Stay with us. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। लज्जत रमज़ान वो वाला पार्ट इस ट्रांसमिशन का कि जिस पार्ट का मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार होता है, और हर दफ़ा आयशा की हंसी इस बात पे निकलती है कि मुजम्मिल आखिर ज़िंदगी का वाहिद मकसद तुम्हारी क्या खाना ही है, और जवाब आता है जी हाँ। क्यों? क्योंकि रिदा आफ्ताब बना रही हैं अपने किचन के अंदर मज़ेदार बेहतरीन डिशेस, आज भी जिस तरह से सारा रमज़ान अभी तक बनाती आई हैं। आपको क्या लगता है कि आज एनी गेसेस? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ देसी बनेगा, लेकिन मीट और साथ वेजिटेबल का कुछ कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, तो मेरे ख्याल से मेरे गेसेस से बेहतर है हम रिदा के पास ही चलते हैं डायरेक्ट और उनसे पूछते हैं कि वो कैसी हैं, रिदा रमज़ान कैसा गुजर रहा है उनका। जी रिदा, कैसी हैं? रमज़ान के बारे में बताइए, अच्छे गुजर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे हैं माशाअल्लाह, ज़बरदस्त किस्म के, और आप लोगों का फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है। अरे वाह, क्या बात है। फीडबैक इसलिए आपको अच्छा मिल रहा है क्योंकि आप अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी अच्छी रेसिपीज हमें बनाना सिखा रही हैं, एंड डेफिनेटली इन्होंने जो वादा किया था वो तो अभी तक पूरा नहीं किया, करूंगा इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्दी पूरा करूंगा। व्यूवर्स हैं ना, जो हमारे लॉयल व्यूवर्स हैं, वो हमें रोजाना फीडबैक दे रहे होते हैं कि आपने मजे मजे के खाने उनको बनाने सिखाए हैं। आज क्या बनने जा रहा है रिता? आज की जो रेसिपीज बड़ी मज़ेदार सी हम बना रहे हैं। फ्राइज कट में हम बना रहे हैं एक आलू की भुजिया, और साथ में यहाँ पर बना रहे हैं कोफ्ते का सालन। बिल्कुल ठीक है, आई वाज राइट के जो है ना मीट और साथ वेजिटेबल का कुछ कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त किस्म का होने वाला है। अच्छा, आलू की भुजिया से रिलेटेड मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। बताएं। आलू की भुजिया हम सब पाकिस्तानियों के बचपन की मेमोरीज पे ले जाती है हम सारों को, तो आज हम देखना चाहते हैं कि आलू की भुजिया का वो टेस्ट किस तरह का होगा जो रिदा के किचन से निकल के आएगा। लेकिन आलू जब मंडी से आते हैं मट्टी से भरे हुए होते हैं। हाँ, मट्टी से भरे हुए होते हैं, और जब आप उनको सेलेक्ट कर रहे होते हैं आपके हाथों पे भी लग जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हाइजीन का ख्याल भी रखा जाए। सफाई तो निस्फ़ ईमान, बिल्कुल ऐसे है। तो रिदा बताइए किस तरह से हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है, एंड देन स्टार्ट भी कीजिए रेसिपी बनाना। खाना पकाने से पहले भी हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है, और जब आपके पास लाइव बॉय हो तो क्या बात है, स्किन एक्सपर्ट बेटर फॉर स्किन बैरियर के लिए। तो हम जाते हैं, हाथों को अच्छी तरह से धोते हैं, फिर हम कुकिंग करते हैं। देखें जी, लाइव बॉय हमारे पास है, स्किन रेडी, लाइव रेडी। थोड़ा सा आपने पानी से गीला करना है और उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। ये देखिए जी, कितनी अच्छी झाग और क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, फ़ौरन आपके हाथों को साफ़ कर देता है।
तो सफाई का ख्याल रखना चाहिए, सफाई निफ्स से मान है। चलें जी, हमने लाइफ बॉय से धो लिए, हाथ अपने साफ़ कर लिए। अब हम अपने कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम पैन और इसके अंदर तैयार करेंगे मसाला, क्योंकि हमारे पास सबरोसो के कोफ्ते हैं जो तकरीबन मैं कहती हूँ सिर्फ आपने इसको गर्म करना है, मसाले को तैयार करना है और उसके बाद आप उसको रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा बनास्पति, जहाँ मामता वहाँ डालडा। तो इसमें जाएगा डालडा कुकिंग ऑयल, ठीक है जी, वो हम डाल देते हैं। ओमेगा 3 ओमेगा 6 के साथ बेहतरीन किस्म का ऑयल है, आसानी से आप इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम लेंगे फ्राई प्याज, थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे। यहाँ पर चलिए जी, प्याज डाल दिया। प्याज हमने फ्राई ली थी, आपकी चॉइस, अगर आप चाहें तो आप इसको वैसे भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर पानी। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में इसमें जाएगा जायफल और जवित्री, जीरा डालेंगे इसमें, ठीक है। जीरे के साथ इसमें जाएगा नमक के साथ इसमें जाएगी हल्दी, साथ में लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, और यहाँ पर हमारे पास है कश्मीरी लाल मिर्च का पीस, ठीक है जी, ये डालते हैं। अच्छे से आपने इसको भुनाई करनी है ताकि मसाला आपका रेडी हो जाए। ये देखिए जी, चलो ये हो गया। और यहाँ पर है हमारे पास सबरोसो के कोफ्ते, बेहतरीन किस्म के रेडीमेड किए हुए कोफ्ते, हम इसको निकालते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, ये हमारे कोफ्ते रेडीमेड पैकेट में पैक किए हुए। इसमें जाएगा दही, अच्छे से आपने दही को भी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जाएगी क्रीम डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी से बनेंगे कोफ्ते। चलो ये देखें जी, मसाला हमारा जो है काफ़ी हद तक रेडी हो गया। यहाँ पर हमारे पास है, ये देखें जी, सबरोसो के रेडीमेड तैयार किए हुए कोफ्ते, बेहतरीन किस्म के इनके कोफ्ते हैं। बस आपने पैकेट को खोलना है और उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा, जितने आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप निकालें, और उसके बाद आप इसको आराम से पका सकते हैं। तो हम इसको डालेंगे मसाले के अंदर और आराम से आप इसकी भुनाई करते रहेगा, और उसके बाद ये आराम से जो है तैयार हो जाएंगे। ये देखिए जी, क्या ज़बरदस्त इनके कोफ्ते तैयार किए गए हैं। अब इसको आप आराम से भुनेंगे, कोई टूटेंगे नहीं, कोई आपको टेंशन नहीं होगी कि टूट रहे हैं। चलो जी, ये देखें जी, ज़बरदस्त, इनके नगेट्स बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों के बड़े फेवरेट है। ग्रेवी इसकी बड़ी अच्छी से तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालते हैं पानी, तो इसको पकने के लिए रख देते हैं, आराम से ये तैयार हो जाएगा। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया। चलिए जी, इसको कवर करते हैं ताकि थोड़ा सा ये ग्रेवी के साथ पक जाए। तो हम इसको दूसरी तरफ रखते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेकंड रेसिपी। सही है। यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी फ्रेंच फ्राइज़ कटिंग किए हुए आलू की भुजिया। तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास है डालडा कुकिंग ऑयल, बेहतरीन किस्म का, ओमेगा 3 ओमेगा 6 के साथ हर खाना आप इसमें तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। यहाँ पर हम डाल देते हैं ज़ीरा पहले, ताकि थोड़ा सा ज़ीरा फ्राई होगा। थोड़ा सा साबुत धनिया डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप देखें हमने जो डाले इसके अंदर ज़ीरा और साबुत धनिया, और ये इसकी खुशबू आने लगी तो इसमें जाएंगे टमाटर। अब टमाटर के अंदर जाएंगे बाकी के मसाले। नमक डाल देते हैं, साथ में इसमें जाएगी हल्दी, इसी के साथ इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के हम इसको कवर करेंगे ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए और जले ना। चलिए जी, इसको कवर कर लेते हैं। और यहाँ पर ग्रेवी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर
बारीक कटी हुई थोड़ी सी अदरक इसमें डालते हैं, साबुत हरी मिर्चें 1-2 डाल देंगे और उसके बाद आप इसको आराम से डिश में निकाल लीजिएगा। ये देखेंगे, ये हो गए कोफ्ते हमारे तैयार। अब यहाँ पर ये भी ग्रेवी तैयार हो चुकी है इसकी। इसमें चले जाएंगे ये आलू, ताकि थोड़ा पके इसके साथ मसाले के साथ और गल जाए। ठीक है, इसको अच्छे से आपने इस तरह से मिक्स करना है। फिर इसको हम ढक के रख देंगे ताकि इसी में आराम से ये मसाले के साथ ये पक जाए और गल जाए। थोड़ा सा डालते हैं हरा धनिया यहाँ पर और इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि आलू भी गल जाए और ये जो टमाटर का आपको नज़र आ रहा है ना साबुत, ये भी बहुत अच्छे से इससे घुल जाए। कोफ्ते यहाँ पर रेडी हैं। देख लीजिए क्या ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रेवी और कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का। और ऊपर ऑयल जो नज़र आपको आ रहा है, रंगत जो इसकी नज़र आ रही है, ये सारा कमाल है डालडा कुकिंग ऑयल का, जिसका हमने इस्तेमाल किया। कहते हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा। तो कोफ्ते हम निकाल लेते हैं जब तक ये थोड़े आलू हमारे जो है ना ये मसाले के साथ पक जाए। तो इसको बस इसी तरह से हम इसमें डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, ये देखें जी क्या ज़बरदस्त कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। इस पे जाएगी स्लाइस में कटिंग की हुई अदरक और साथ में डालते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया। बेहतरीन किस्म का ये तैयार हो चुका। तो यहाँ पर चेक करते हैं एक नज़र। ये देखें, बस आलू को चेक करेंगे, आलू गल जाएंगे तो फिर हम इसको भी थोड़ा सा भून के निकाल लेंगे। जी आलू भी बड़े अच्छे से गल गए हैं, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस तरह से आपने भुनाई कर लेनी है। बस इसको भी निकालते हैं, ऊपर से डालेंगे हरा धनिया। और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रोटी के साथ चावल के साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ख़ास तौर पे पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है सहरी के टाइम पे। तो यहाँ पर हम इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये पसंद आएंगी। और आप लोग अपना फीडबैक साथ साथ में देते रहा करें कि आपको कैसी लग रही है हमारी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ हो ताकि आपका टाइम बचे। चलें जी, ये देखें जी, ये भी हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं। चलें जी, ये भी होगी रेसिपी। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत हमेशा की तरह। रिदा, थैंक यू सो मच हमें एक मरतबा फिर से कुछ नई रेसिपीज सिखाने के लिए। अच्छा, ये रेसिपीज जो है ना सिर्फ रमज़ान नहीं बल्कि आगे ईद के ऊपर भी काम आएंगी। ईद की दावतें आपको पता है ना, सबने तैयारी तो शुरू कर ही दी होगी। और ईद की दावतों पे जो हैसल होता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वैसे आप लोग बताइएगा हमें हमारे सोशल मीडिया पे भी कि किस तरह आप अपनी ईद मनाते हैं और क्या आपको ईद का हैसल पसंद है या आप वो नीट एंड क्लीन लोगों में से। ये आप लड़कियों से मत पूछिएगा जिनको बर्तन बहुत ज्यादा धोने पड़ते हैं ना ईद की दावत। मेरी माएँ बहनें, मैं उन मर्दों में से हूँ जो किचन में घुस के होता है। हाँ, ऐसे मर्द होने चाहिए जो हेल्प कराएं किचन के अंदर। जनाब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं हम। वंस अगेन रिदा का थैंक यू करने के बाद एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से आएंगे वापस। एंड यू नो हमारे पास और भी सेगमेंट्स हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर व्यूअर्स। और जिस तरह से कहा जाता है कि रीडर्स मेक लीडर्स, तो आज हमारे पास इस सेगमेंट के अंदर जिसका इंतजार आप सबको होता है और हमें भी होता है, क्योंकि हमारा फेवरेट शाह हुसैन डॉक्टर साहब के साथ मिलकर बहुत मजे की बातें करता है। हम एक्सप्लोर करेंगे रीडिंग बच्चों के लिए। आपकी फेवरेट किताब कौन सी है आयशा? मेरी फेवरेट बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अगर आप पोइट्री की बात करें तो इकबाल की कुछ किताबें जो है ना, उनको मैंने जब एक्सप्लोर करना शुरू किया था, आई वॉज ब्लोन अवे। तो बहुत ज़रूरी है कि पोइट्री को भी ऐड किया जाए अपने मुताले के अंदर। उसके साथ साथ फिक्शन और फिर असरे हाजिर की किताबें जो हैं वो तो ज़रूरी हैं ही। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किताब जो है ना वो आपकी बेहतरीन दोस्त होती है। और मैं ये समझती हूँ कि तन्हाई के अंदर किताब से बेहतर ऑप्शन जो है या किताब से बेहतर मसरूफियत आपके लिए नहीं। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ और भी मैं आप तक लेके आऊँ कि जब आप रीड करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरल कनेक्शंस की डेवलपमेंट होती है। व्हाई? बिकॉज यू आर लीविंग थिंग्स टू योर इमेजिनेशन। और जब आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और जिंदगी के अंदर डिप्रेशन को, एंगर को और इन चीज़ों को डील करने के स्किल्स भी बढ़ते हैं। तो आइए चलें जंप करते हैं शाह हुसैन की तरफ। शाह हुसैन, व्हाट्स अप, व्हाट्स न्यू? थैंक यू मुज़म्मिल अंकल, आयशा आंटी, अस्सलाम रमज़ान। मेरा नाम है शाह हुसैन और आज मैं डॉक्टर खुर्रम फिर आपके साथ आए एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है उन
3 बुक्स के बारे में जो बच्चों को पढ़नी चाहिए अपने दिमाग में आइडियाज़ और क्रिएटिविटी डालने के लिए। उनमें से 2 बुक्स मेरे पास है। एक है द लिटिल प्रिंस बाय एंटवान डे सेंट एग्जुपरे और दूसरी है द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स बाय चार्ली मैकेजी। और एक डॉक्टर खुरम के पास है। तो डॉक्टर खुरम अपनी बुक दिखाएं। फ्रॉम माय फेवरेट ऑथर अल्लामा इकबाल बांगेदरा, जो उनका शुरू का कलाम है। तो डॉक्टर खुरम आपने पहले स्टार्ट करना है, मैं पहले स्टार्ट पहले आप स्टार्ट करें। अच्छा, कौन सी वाली? द लिटिल प्रिंस। ठीक है, तो द लिटिल प्रिंस एंटवान डे सेंट एग्जुपरे ने लिखी थी और ये एक प्रिंस के बारे में है जो एक मीटियोर पे रहता है और वो मीटियोर उसके अपने आप से सिर्फ थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि वो बिल्कुल छोटा सा वो है। सियारे पे रहता है जो उससे थोड़ा सा बड़ा है। हाँ। और वो घूम घूम के सारा दिन उस पे सफर करता रहता और ये बुक उसके एडवेंचर्स के बारे में है जब वो फाइनली अपने सियारे को छोड़ के और सियारों पे जाते हैं और लोगों से मिलने जाते हैं। और मेरे ख्याल से इस किताब में जो सबसे बड़ी बात उसने बताई है कि बड़े लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी कभी बच्चे थे। अगर हम बच्चों की तरह कायनात को जिएं तो इतनी जंगें नहीं लगेंगी जितनी जंगें इस वक्त लगी हुई हैं। ये बुक बड़ों के रैशनलिज्म को तबाह कर देती है वाह। और बच्चों की क्रिएटिविटी को इंट्रोड्यूस करती है। ये बताती है कि हमारे बड़े लोग अक्लमंद नहीं हुए, चालाक हो गए हैं और वो जो चीज़ें बहुत अहम है उनके फैसले सिर्फ दिल से होते हैं। मुझे इसका वो चैप्टर किंग वाला इतना पसंद है कि वो कहता है किंग वो नहीं होता जिसके पास बहुत राया हो, जिसके पास बहुत बड़ी आवाम हो। बादशाह तो वो होता है जो अपने ऊपर हुकूमत कर सके, जो अपने आप को जांच सके अपने। और आपको पता है इसमें मेरी फेवरेट लाइन क्या है? कौन सी? लिटिल प्रिंस। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पता है आप लोग पढ़ने जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ। लिटिल प्रिंस जब अपने एक फॉक्स से मिलता है तो फॉक्स उससे कहता है कि ऑल दैट इज एसेंशियल कैन नॉट बी सीन बाय द आई। हर ज़रूरी चीज़ आंख से नहीं देखी जाती। इट इज़ ओनली विद द हार्ट दैट वन कैन सी राइटली। हर ज़रूरी चीज़ दिल से देखी जाती है। और वो बिजनेसमैन वाला बात इसमें वो कैसी है? इसमें एक बिजनेसमैन है जो स्टार्स को काउंट करता है और रिकाउंट करता है और फिर काउंट करता है और फिर रिकाउंट करता और है उनके नंबर लिख के सितारों के अपनी दराज में रख लेता है और समझता है क्योंकि मेरे पास दराज में क्योंकि उसका नंबर मौजूद है सितारे का, तो इसके मानी कि मैं उसका मालिक भी हूँ। लिटिल प्रिंस हमें ये बताता है कि बड़े लोगों को अपने अंदर का बचपना अगर वो बहाल रखते तो आज की दुनिया इतनी बटी हुई, गरीब, भूखी, जंग और नफरत वाली ना होती। हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते। देखिए ना, जब बच्चे होते हैं बच्चों ने ये सारी चीज़ें नहीं देखी होती है। अगर कोई बच्चा एक नई जगह में जाता है तो हर चीज़ उसके लिए नई होती है, मगर बड़े लोगों ने हर चीज़ देखी होती है इसलिए वो बोरिंग से होते हैं, वो क्यूरियस नहीं होते। हाँ, हमारा जो जहन है वो चीज़ों को पुराना कर देता है। बच्चे हर चीज़ को एक नए अंदाज में देखते हैं, जैसे खिलती हुई बहार की तरह कायनात को महसूस करते हैं, इसलिए वो बहुत हंसते हैं, खुश होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और उसके जहन में रैशनैलिटी ज़्यादा आती है, साथ ही वो उदास होने लग जाता है, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। तो अब आपने अपनी बुक बतानी है, मैं अपनी बुक दिखाऊं? आपकी बुक। ठीक है। तो ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बुक का नाम है द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स बाय चार्ली मैकेजी। ये वो वाली बुक है कि आप कोई भी रैंडम पेज खोल के कुछ पढ़ सकते हैं और आपको वो बात हमेशा बहुत अच्छी लगेगी, बेशक आपने शुरू करना पड़ा हो। तो इसकी कुछ लाइन से मुझे बहुत पसंद है कि द मोल द बॉय से पूछता है कि व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? अच्छा, तुम क्या बनोगे जब तुम बड़े होगे? और बॉय कहता है काइंड। मैं बड़े होके अच्छा बनना चाहता हूँ, मैं काइंड बनना चाहता हूँ। और ये कितनी बड़ी बात है। हमारे बच्चों से अमूमन खानदान में पूछा जाता है बच्चों बड़े होके क्या बनोगे, वो कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बिजनेसमैन। लेकिन इस किताब का पैगाम बहुत बड़ा है कि मैं बड़े होके रहम दिल बनूंगा, मैं काइंड बनूंगा। एक और लाइन जो मुझे बहुत पसंद है कि जो बॉय है वो मोल को कहता है आई वंडर इफ देयर इज अ स्कूल ऑफ अनलर्निंग। मैं वंडर करता हूँ अगर कोई ऐसा स्कूल है जो बुरी हैबिट्स या बुरी चीज़ों को छोड़ना सिखाता है, कितनी बड़ी बात है, चीज़ें ना लर्न करना सिखाता है। ये हमारे स्कूल्स के लिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे स्कूल सिखाए चले जा रहे हैं उन बच्चों से नफरत, बुराई, गीबत, झूठ, हसद, कंपैरिजंस वापस लिए बगैर। और जब हम हमारे अंदर नफरत हो, बुराई हो, हसद हो और साथ में साइंसी इल्म भी आ जाए, फिर जंगे लगती है। और फिर एक और बहुत अच्छी लाइन जो मुझे पसंद है, बताइए। जो बॉय है वो मोल से कहता है व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम? तुम्हें क्या क्या लगता है सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम क्या है? कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स एट द मोल। सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है दूसरों को अपने साथ से कंपेयर करना। वो ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब का आज कॉल मैं अक्सर सुनाता हूँ, फिर शामिल कर लें। भाई आज उदास हो या किसी को खुश देख आए हो, सबसे ज्यादा जिया ये है कि मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता और सिर्फ मेरा पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं इन पेजेस में जाऊंगा, आपने कहना है स्टॉप किसी भी टाइम पे। ओके, स्टॉप। Sometimes I feel lost, said the boy. Me too, said the mole. But we love you and love bring you home. देखा हर पेज पे एक नई लाइन है। वाह रे वाह। वो कहता है मुझे लगता है मैं खो गया हूँ, लेकिन अगर मोहब्बत हो, इश्क हो
तो रास्ते मिल ही जाते हैं, या हर रास्ता ही बड़ा बन जाता है। अब आई मेरी अब किताब आपकी बारी। ओके, मेरी किताब बहुत ज़रूरी अब है। आपने मुझे एक्सप्लेन करना है। ओके, ये किताब हमें हमारी मट्टी से जोड़ती है। ये एक लोकल ऑथर की है जिनका नाम अल्लामा इकबाल है, जो शायर मशरिक भी हैं। तो ये उनकी शुरू की किताब है बांगेदरा। मैं इसको इसलिए रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि इसके शुरू में वो तमाम नज़में हैं जो इकबाल ने बच्चों के लिए लिखी हैं, पहाड़ और गुलहरी वगैरह। दूसरी बड़ी बात यह है कि इनमें से कई नज़में इकबाल ने इंग्लिश मुफक्किरीन की, पोइट्स की ट्रांसलेट की और नीचे लिखा है माखूज। तो उससे हमारे बच्चों को एक इंटरनेशनल पोएम्स के बारे में भी पता चलता है, और साथ में लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मतलब वो सारी इस किताब में, वो सारी इस किताब में। इसके अलावा हमारे तो इसमें कुछ आपकी फेवरेट पोएम्स आप हमें बताएं, वो मेरी पसंदीदा तो अक्लो दिल है। अक्ल ने एक दिन ये दिल से कहा, भूले भटके की रहनुमा हूँ मैं, वो ज़मीं पे गुजर फलक पे मेरा, देख तो किस कदर रसा हूँ मैं। मेरी पसंदीदा तो वो है। लेकिन बच्चों को मैं कहूँगा कि वो स्टार्ट करें मकड़ा और मक्खी, पहाड़ और गुलहरी, या जब जुगनू बात कर। पहाड़ और गुलहरी बहुत पसंद है। जब मैं छोटा होता था मुझे वो बहुत पसंद थी। अच्छा, आप हमें एक्सप्लेन करें कि पहाड़ और गुलहरी में क्या होता है। पहाड़ और गुलहरी हमें ये बताती है कि बड़े होने से कुछ नहीं होता, अगर तुम्हारे अंदर खुद ही नहीं है, चल नहीं सकते, हरकत नहीं करते। तो पहाड़ तुम बहुत बड़े और ताकवर हो, लेकिन गुलहरी देखो वो कितनी आज़ाद है, तुम्हारे पास फ्री विल नहीं है। आप गुलहरी के पास फ्री विल है, वो चल फिर सकती है, अपनी पसंद से खाती है, अपनी पसंद से शाम को कहीं भी चली जाती है। और गुलहरी ने पहाड़ से पूछा, बेशक तुम इतने बड़े हो, तुम ये मुझे एक और तोड़ के दिखा दो, तुम तो हिल भी नहीं सकते। इस किताब की दूसरी बड़ी बात कि बचपने में हमारे बच्चों को शायरी मुतारिफ हो जानी चाहिए और अपनी ज़ुबान में होनी चाहिए। अगर आपका ताल्लुक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर कहीं से भी है, अपनी इलाकाई ज़ुबान की शायरी आपके बच्चे को ज़रूर पता होनी चाहिए, ताकि उनके पाँव अपनी ज़मीं पे और निगाह दुनिया पे हो। निगाह दुनिया के लिए वो किताबें बहुत अच्छी हैं जो आपने बताई, खुसूसन वो किताबें क्रिएटिविटी ट्रिगर करती हैं, जिनकी आजकल कमी हमारे स्कूल में। द लिटिल प्रिंस मेरे ख्याल से जो, और आई एम वेरी श्योर दुनिया में 5वीं सबसे ज्यादा छपने वाली किताब का नाम द लिटिल प्रिंस असल में जी। ये तकरीबन दुनिया की 100 से ज्यादा जुबानों में ट्रांसलेट हो चुकी है। और ये किताब अहमद जावेद साहब के उस कॉल के ऊपर है कि बड़ा इल्म अपने आप को पेचीदगी से बचाता है। ग्रेट नॉलेज इज नॉट कॉम्प्लेक्स, ये आइंस्टाइन भी कहते थे, इल्म सादा होता है। तो लिटिल प्रिंस की ये किताब इंतहाई खूबसूरत और सादा है। थैंक यू डॉक्टर खुरम। वेल, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। आज हमने बात की उन 3 किताबों के बारे में जो बच्चों को पढ़नी चाहिए अपनी इंटेलेक्चुअल जर्नी को शुरू करने के लिए। कल हम आपको मिलेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर मीडिया, स्पेशली मैस मीडिया जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो ख़बरें आगे पहुँचाने का मामला हो, इंफॉर्मेशन फ़्लो का मामला हो, किसी इम्पैक्ट की बात हो, या फिर इसके साथ साथ जहन साजी या किरदार साजी की बात हो। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हम नेटवर्क को 20 साल हो चुके हैं और 20 सालों के दौरान अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटा है। चाहे एंटरटेनमेंट की बात हो, चाहे ये बात हो कि किस तरह से हम माशरे के अंदर बेहतरी कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट तरह की गाइडलाइंस का मामला हो, या फिर कुर्बानी देने की बात हो और उन लोगों को याद करने की बात हो जिनको कोई याद नहीं करता, तो हम नेटवर्क जो है ना वो हमेशा पेश रहता है। बिल्कुल। देखिए, सोसाइटी के अंदर चंद पिलर्स हैं सोसाइटी के, जिनमें से एक है गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। और इसी पिलर को मद्देनजर रखते हुए और इसी के ऊपर इसी मिशन पे काम करते हुए जैज़ वर्ल्ड ने हम टीवी के साथ मिलकर SOS विलेज के अंदर हमारे वो प्यारे नन्हे मुन्ने हंसते बच्चे के जो निगलेक्ट कर दिए जाते हैं ज़माने के अंदर, उनके लिए एक अदद इफ्तारी का बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया। और जो मुझे अच्छी बात लगती है वो ये है कि बच्चों के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह पाक के बाग के फूल हैं ये बच्चे। और इन फूलों को रिकॉर्ड करने के लिए और इनकी डिटेल्स आप तक लाने के लिए हमारे जो हीरो हैं हम न्यूज़ के, रेहान भाई, वो रेहान अहमद साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने इस तकरीब को एंजॉय भी किया, ज्वाइन भी किया, तो वो लेकर आए हैं हमारे लिए वहाँ का अहवाल। आई विश मैं भी होता। चलिए देखते हैं। रमजानुल मुबारक की बाबरकत सातों में SOS विलेज इस्लामाबाद के तावन से जैस ने SOS विलेज के बच्चों के लिए एक शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। इस दौरान बच्चों ने अपनी दिलों को छू लेने वाली परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा किया तो हाजरीन ने उन्हें दिल खोलकर सराहा। हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है, कौमों की इज्जत हमसे है।
ये इफ्तार सिर्फ खाने तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसका मकसद बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरना और उन्हें ये एहसास दिलाना था कि मुआशरा उनके साथ खड़ा है। देखें, आज जैज़ की जो फैमिली है वो SOS की जो फैमिली है उसके साथ इफ्तारी कर रही थी, तो बड़ी खुशी होती है बच्चों के साथ आके कुछ वक्त गुजारा जाए, उनकी मुस्कुराहटें देख के, उनकी ख्वाब जो हैं उनको देख के दिल चाहता है कि हम उनके साथ फिर से बच्चे बन जाएं। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक इस तरह की सरगर्मियां बच्चों के हौसले बढ़ाने और उन्हें खुशियों में शरीक करने का बेहतरीन जरिया बनती हैं। डिस्ट्रीब्यूट करें, आपस में खुश हों, जो कर सकते हैं इदारे, लोग, इसी तरह के बच्चों को, इसी तरह के लोगों को, बल्कि एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, इन सबको अप ब्रिंग करने का कुछ ना कुछ प्रोग्राम हर बंदे के पास होना चाहिए। इस मौके पर CEO हम नेटवर्क दुरैद कुरैशी ने कहा उन्हें इस इवेंट का हिस्सा बनकर बेहद खुशी हुई है और SOS के साथ अपने ताल्लुक पर उन्हें फख्र है। SOS के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। जामशोरों का SOS आज से ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अगो आई विजिटेड जब वो बन रहा था, और आज इसको पूरे एक्शन में बच्चों के साथ इफ्तार करके बड़ा मज़ा आया। दे आर सो कॉन्फिडेंट किड्स माशाल्लाह, सो सच अ प्लेजर, लवली इफ्तारी एंड लवली रमज़ान। रमजान का पैगाम भी यही है कि खुशियाँ बांटी जाएं और जरूरतमंदों को याद रखा जाए। SOS विलेज इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली ये इफ्तार डिनर इसी जज्बे की खूबसूरत मिसाल बन गई। कैमरामैन लुकमान और बसीरत के साथ रेहान अहमद, हम न्यूज़ इस्लामाबाद। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं कि चेहरे बातिन का अहवाल बताते हैं, आपका अंदर जैसा होगा वैसा ही निकल कर आपके चेहरे पर आएगा, और ये हमने देखा भी है। जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनकी मुस्कुराहटें इतनी मासूम है कि आपको महसूस होता है कि शायद थोड़ा वक्त हर किसी को जाकर उनके साथ गुजारना चाहिए। ये मासूमियत शायद आपका भी हिस्सा बने। बहुत ही खूबसूरत, एंड वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये हर मामले के अंदर पेश होते हैं जब भी ज़रूरत होती है किसी की मदद करने की या फिर खुशियाँ बांटने की। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह 20वां रोज़ा भी इफ्तार हो चुका है कराची, और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब यानी कि वक्त इफ्तार हो गया है। अल्लाह ताला ने आज भी हमें सलामत रखा और 20 दिन यानी कि 2 अशरे हमने माशाल्लाह 2026 के शुक्र अदा करें उतना कम है। गुजार लिए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, ये हमेशा मेरी अपील, ये दरख्वास्त होती है आप लोगों से। अच्छा जी, अब वक्त है उस सेगमेंट का जिसमें आप बनते हैं हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा, यानी कि आप हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिकॉर्ड करके भेजते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर। और आज हमें नात भेजी है नवीद इकबाल ने आज़ाद जम्मू कश्मीर से, तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं उनकी नात सुनते हैं। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में से उठा के चले गुलाम हश्र में जब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत। और वो जो मैं हमेशा बात करती हूँ ना मुज़म्मिल, कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटीफुल वॉइस, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जो जज्बा उसके अंदर डालना चाहते हैं, जो मोहब्बत आपकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपके दिल में मौजूद है, आपके वजूद में मौजूद है, उसका भी अक्स नज़र आना चाहिए आपकी नात के अंदर, जो हमें नज़र आया। नवीद, थैंक यू सो मच हमें ये नात भेजने के लिए। अगर आप भी, अभी एक पूरा अशरा बाकी, आप भी चाहते हैं हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, आप गुलहाए अक़ीदत पेश करना चाहें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप हमें अपनी नात रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं HD क्वालिटी में हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर। जनाब आगे बढ़ जाते हैं मुज़म्मिल। अच्छा, हमारे पास ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि रमज़ान की पहली तारीख से लेके अभी तक
हमारे पास तमाम तर ऐसे मसाइल कि जिन मसाइल को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते और कभी कभार ट्रिवियल से होते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, उनको ला के हमने रखा आपके सामने। और वो सवालात जो हमें रिसीव हुए कुछ आपसे और कुछ हमारे अपने, वो हमने पूछे मुफ्ती साहब से। तो आज मुफ्ती साहब से हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आखिरी अशरा शुरू हो गया। अब आखिरी अशरे में क्या होता है? एतकाफ़ होता है। आखिरी अशरे में खैमे लग रहे हैं, मस्जिदों में रौनकें हैं, लोग 10-10 दिन के लिए जाके एतकाफ़ पे बैठ रहे हैं। और जो लोग एतकाफ़ पे बैठे हुए हैं और जो लोग फैमिलीज़ वाले जो बाहर बैठे हुए इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारी नशियात देख रहे हैं और ये सब कुछ देख रहे हैं, अब हम एतकाफ़ को डिस्कस करेंगे और सवाब को डिस्कस करेंगे आज मुफ्ती साहब। स्पेशली आजकल के दौर के अंदर हम सब जानते हैं कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रह पाते। सोशल मीडिया की एडिक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें लग चुकी है। और वो लोग जो अपना फ़ोन साथ लेकर जाते हैं एतकाफ़ में बैठते हुए, डेफिनेटली अल्लाह ताला नियतों को जानता है और अल्लाह ताला सवाब देने वाला है। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई इबादत अल्लाह ताला की तरफ से हैं या हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से किया जाना चाहिए और शरीयत हमें इस बारे में क्या बताती है। तो ये सवालात हम लेकर चलते हैं कि जनाब एतकाफ़ में कैसे बैठना चाहिए, एतकाफ़ के रूल्स अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हैं। तो मुफ्ती ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं पहला सवाल लेकर। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमें वंस अगेन ज्वाइन करने के लिए। एतकाफ़ जो है हम सब जानते हैं कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो बैठे, लेकिन उसकी असल रूह जो है वो क्या है, कितने दिनों के लिए होता है, और अगर मैं ये समझना चाहूँ कि ये हमारी ज़िंदगियों के अंदर, इंसानी ज़िंदगी के अंदर किस तरह की तब्दीली लेकर आता है अगर इसको इसकी असल के मुताबिक अदा किया जाए और उसमें बैठा जाए तो प्लीज़। बाद रिवायात के अंदर पता चलता है कि ज़िंदगी के आखिरी रमज़ान में बजाय 10 के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया। और बाद रिवायात के अंदर ये बात भी आती है कि अगर किसी रमज़ान में एतकाफ़ छूट जाता था तो अगले रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 के बजाय 20 दिन का एतकाफ़ फरमाते थे। एतकाफ़ की गैर मामूली फजीलत व अहमियत है। ख़ुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हज आयत नंबर 26 के अंदर ताहिर बैती लित्ताइफीन वल क़ाइमीन व रुक्अ सुजूद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खाना काबा की हरम की सफाई फरमाएं और इसे पाक साफ सुथरा रखें, पाकीज़ा रखें, नमाज पढ़ने वाले, तवाफ़ करने वाले और एतकाफ़ करने वालों के लिए। गोया एतकाफ़ करने वालों के लिए हरम शरीफ को पाक साफ सुथरा रखने का हुक्म दिया जा रहा है। इब्ने माजा की एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि कोई आदमी जब एतकाफ़ के अंदर बैठ जाता है तो उसको वो सारी नेकियां, उतनी नेकियां मिलती हैं जो एतकाफ़ के बाहर रहने वाला बाकायदा बाहर रहने की वजह से नेकियां कर सकता है। मसलन एक आदमी एतकाफ़ के अंदर बैठा है तो वो ज़ाहिर है कि जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकता। तो इस रिवायत इब्ने माजा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जनाजा पढ़ने का सवाब भी यहीं पर मिल जाएगा। इसी तरह जिहाद व तबलीग के लिए ये बाहर नहीं जा सकता तो उसका सवाब भी एतकाफ़ के दौरान उसको मिल जाएगा। इसके अलावा मौजम औसत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से ये रिवायत मरवी है, एक दिन का भी अगर कोई एतकाफ़ करता है तो उस शख्स के दरमियान में और जहन्नम के दरमियान में 3 खंदकें हायल हो जाती है। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इतनी प्यारी चीज़ मैंने आपसे पहली मरतबा मैं ये चीज़ सुन रहा हूँ। ज़ाहिर बात है हमारी कोताही है कि हम इंडल्ज नहीं करते इन टॉपिक्स के अंदर और हमें करना चाहिए। तो एतकाफ़ के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आज के ज़माने में हमें अवॉइड करना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें प्रैक्टिस में दोबारा लेके आनी चाहिए? पहला काम तो ये करना चाहिए कि जितनी ज़िंदगी के फ़राइज़ और वाजिबात छूटे हुए हैं उन फ़राइज़ और वाजिबात को इस एतकाफ़ के दौरान में अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। मसलन बालिग़ होने के बाद से अगर किसी शख्स के कई सालों की नमाज़ें रह गई थी तो उन नमाज़ों की क़ज़ा करे, उन नमाज़ों की क़ज़ा का बतौर ख़ास एहतमाम करे। ये है बाकायदा रमज़ान के इस आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ़ में करने का काम। क्यों? उसकी वजह ये कि बाज़ औक़ात हमारे कई सारे मोतकिफ़ हज़रात दौरान एतकाफ़ नफली इबादत तो करते रहते हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, तिलावत कुरान करीम कर रहे हैं, इसी तरह दीनी लिटरेचर का मुताला कर रहे हैं। यकीनन ये बहुत अच्छे काम है और अजर व सवाब के काम है, लेकिन ये याद रखने चाहिए कि ये सारे काम नफली है। अगर इनमें से कोई काम आदमी नहीं करेगा तो क़यामत में पूछ नहीं होगी, मुआख़ज़ा नहीं होगा, मुहासबा और हिसाब किताब नहीं होगा, किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर ज़िंदगी के अंदर फ़र्ज़ नमाज़ें छूटी हुई है तो उनका तो हिसाब किताब होगा।
इसी तरीके से बाद मुसलमान बिरादरान इस्लाम ऐसे हैं कि जो कुरान करीम की सही तिलावत नहीं कर सकते, यानी उनकी तलफ़ुज़ और तजवीद दुरुस्त नहीं है, तो तलफ़ुज़ और तजवीद दुरुस्त करने का एहतमाम करना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी का एहतमाम करना चाहिए। फिर इसी तरह तौबा और इस्तिग़फ़ार का बतौर ख़ास एहतमाम करना चाहिए। ये सारे वो काम है जो फ़र्ज़ है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो लोग जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, सोशल मीडिया जिस तरह से हमने अपने इंट्रो में जिक्र किया, उसके बगैर नहीं रहा जाता, तो क्या ये पॉसिबल है एतकाफ़ के दिनों के अंदर कि मोबाइल को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया जाए? इस सिलसिले में क्या रूटीन होनी चाहिए मुफ्ती साहब? एतकाफ का असल मकसद ये कि इंसान गोया अल्लाह के दरबार में अपने आप को आकर सौंप देता है, अपने आप को गिरा देता है, पड़ जाता है, वहाँ आकर के अल्लाह के दरबार से गोया लिपट कर आहोसारी करते हुए और गिरा करके वो यहाँ आकर पड़ जाता है और ये जज्बा अपने अल्लाह के सामने पेश करता है कि अल्लाह बस मैं आपको राज़ी करने के लिए आया हूँ, मैं आपकी खुशनुदी और रजामंदी चाहने के लिए आया हूँ, जब तक आप राज़ी नहीं होंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो ये अपने रब को, बच्चों की तरह जिद करनी है, अपने मौला को मनाने का ये मौका है। तो अब ज़रा ये बताएं कि जब ये अल्लाह को मनाने का मौका है तो सोशल मीडिया का या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ये एतकाफ़ की यकसुई के अंदर खलल डालने वाली चीजें, इन सब में आपको मुकम्मल दूर रखना चाहिए। हमें ये चीज़ कितनी प्यारी मिली है कि हम लोगों के पास पूरे 10 दिन होते हैं यहाँ पे कि हम डिटॉक्स पूरी तरीके से डिटैचमेंट के साथ प्रैक्टिस करें। और अनलकी होगा वो बंदा कि जो इस डिटैचमेंट को यूज़ ना करे अल्लाह से अटैचमेंट बढ़ाने के लिए। इसी के साथ मैं ये समझती हूँ कि ये रेनेसांस का या तजदीदे वजूद का ना बेहतरीन मौका है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तमाम एतकाफ़ में बैठने वालों को, अल्लाह ताला हमें भी इस काबिल बनाए और हमारी दुआओं और इबादत के अंदर भी ना ऐसे ही यकसुई और फोकस जो है ना वो भी शामिल हो पाए। इसके साथ ही वक्त हो चुका है ख़त्म हमारी ट्रांसमिशन का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे कल, और आज ताक रात भी है, ज़रूर हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम भी कोशिश करेंगे जितने भी देखने वाले हैं उनको अपनी दुआओं में याद रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।